मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, आज हम लोग इतिहास के दूसरे लेक्चर में फ्रांस की क्रांति के जो प्रमुख कारण हैं उनको पढ़ेंगे। साथ ही फ्रांस की क्रांति पर किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा उनके बारे में भी जानेंगे। ये दोनों ही टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में प्रश्न बनता है कि फ्रांस की क्रांति के दो सामाजिक कारण बताइए, या फ्रांस की क्रांति के किन्हीं दो कारणों को बताइए, या फ्रांस की क्रांति पर किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा उनके नाम बताइए, या उन दार्शनिकों की पुस्तक के नाम को भी पूछ देता है और ये पूछता है कि फला पुस्तक किसकी रचना है। तो आप लोग इन दोनों टॉपिकों पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, आपके स्क्रीन पे जो है फ्रांस की क्रांति के कारण, उसको पढ़ते हैं। ये देखिए, फ्रांस की क्रांति के कारण क्या क्या है। तो फ्रांस की क्रांति के कारणों को सुविधा की दृष्टि से तीन खंड में बांटा गया है: राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था, इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, राजनीतिक कारण में सबसे पहला है कि जो उस समय शासक था लुई 16वां, जिस समय क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में, तो एक यह भी कारण है कि लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। क्या था? अयोग्य शासक। क्योंकि जब लुई 16वां फ्रांस के सिंहासन पर बैठा, उसकी आयु उस समय 20 वर्ष की थी और उसमें दृढ़ निश्चय तथा राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था, और अधिकतर राजनीतिक फैसले उसकी पत्नी लेती थी। तो लुई 16वां एक अयोग्य शासक था। यह भी एक कारण हो सकता है, कारण था फ्रांस की क्रांति का। अब आपके स्क्रीन पर है दूसरा राजनीतिक कारण क्या है। देखिए, लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतोयनेत का पूरा प्रभाव। जो लुई 16वां की पत्नी थी उसका नाम याद कर लीजिएगा, और उसका क्या बुरा प्रभाव था उसको जानते हैं। लुई 16वां की पत्नी फ्रांस की राजनीति में बहुत हस्तक्षेप करती थी। वह एक बुद्धिमान तथा साहसी महिला थी, परंतु उसका एक अवगुण था कि वह विलासिता का जीवन व्यतीत करती थी। विलासिता मतलब ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करती थी। वह दिल खोल कर धन खर्च करती थी। वो अपने विलासिता पर बहुत पैसे खर्च करती थी, और यही कारण था कि उस समय फ्रांस का राजकोष रिक्त हो गया था। तो राजनीतिक कारण में ये दोनों देख सकते हैं। चलिए आगे, जो फ्रांस की क्रांति का सबसे मुख्य और इम्पॉर्टेंट कारण होता है वह सामाजिक कारण है। अब फ्रांस की क्रांति जब हुई तो उस समय समाज कैसा था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रांस की क्रांति के समय समाज 3 वर्गों में बटा था। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला वर्ग था पादरियों का, पादरी वर्ग, दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग, और तीसरा था जनसाधारण वर्ग। ये 3 वर्गों में बटा हुआ था। अब तीनों के क्या अधिकार थे, क्या कर्तव्य थे, वो इनको जान जाएंगे हम, तो हम लोग यह अनुमान लगा लेंगे कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी। ठीक है, पहले वर्ग के बारे में पढ़ा जाए। पादरी वर्ग कौन थे? तो फ्रांस में जो पुरोहित
या उच्च धर्माधिकारी थे वो पुरोहित वर्ग में आते थे। इनको बहुत अधिकार था। ये किसानों से उनकी आय का 10% भाग वसूल करते थे चर्च को, और इनको बहुत अधिकार प्राप्त थे, यानी कि ये विशेष लोग थे जो धर्माधिकारी होते थे। दूसरा वर्ग था कुलीन वर्ग। अब कुलीन वर्ग में कौन कौन आते हैं इसको जानते हैं। फ्रांस में बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य कुलीन वर्ग में सम्मिलित थे। कौन कौन? बड़े बड़े सामंत, उच्च प्रशासनिक अधिकारी एवं राज परिवार के सदस्य। ये लोग सभी प्रकार के करों से पूर्णतया मुक्त थे, यानी इन पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था फ्रांस में। इन्हें लोगों से बेगार एवं भेंट आदि लेने का विशेष अधिकार प्राप्त था, यानी ये लोग किसी से बिना पैसा दिए अपना काम करा लेते थे। इसी को बेगार कहा जाता था। ठीक, ये अनेक विशेषाधिकारियों का प्रयोग करके जनसाधारण का शोषण किया करते थे। जो अगला वर्ग है जनसाधारण वर्ग, उनका शोषण किया करते थे। ठीक है, इनकी विलासिता और फिजूल खर्ची के कारण देश की आर्थिक दशा अत्यंत खराब हो गई थी, और इन वर्गों के प्रति जनसाधारण का आक्रोश जो था वह क्रांति का मुख्य कारण बना। अब जनसाधारण क्यों आक्रोश में था? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इनको ना कोई टैक्स देना होता था, ये बेगार करा सकते थे। तो समाज में कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग, इन दोनों को क्या था? इन दोनों को विशेषाधिकार प्राप्त था। और अब तीसरा वर्ग क्या है इसके बारे में पढ़ें। जो तीसरा वर्ग है जनसाधारण वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत सामान्य जनता को सम्मिलित किया गया था। मजदूर, कृषक तथा सामान्य शिक्षित वर्ग भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते थे। इस वर्ग में आने वाले धनवान एवं शिक्षित वर्ग को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। इस वर्ग को धनी एवं शिक्षित होते हुए भी शासन में भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, इससे फ्रांस की मध्यवर्गीय, धनी एवं शिक्षित जनता कुलीन वर्ग के लोगों तथा चर्च के उच्च अधिकारियों से सदैव द्वेष रखती थी। स्वाभाविक सी बात है कि यदि आपके साथ ही कहीं असमानता का व्यवहार हो तो आपके अंदर भी द्वेष उत्पन्न हो जाएगा उस के प्रति जिसको विशेषाधिकार दिया गया हो और आपको उससे वंचित रखा गया हो। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ्रांस में जो समाज उस समय वर्ग में विभाजित था वह फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। चलिए अब इसके अगले खंड आर्थिक कारण पर हम लोग देख लेते हैं कि आर्थिक कारण में क्या था। तो आर्थिक कारण में ये देखिए पहला स्क्रीन पे जो है कि फिजूल खर्ची और रिक्त राजकोष। आपको पहले ही बता चुके हैं कि लुई 16वां की पत्नी बहुत ही विलासिता पर अपने खर्च करती थी और उसका नतीजा हुआ कि राजकोष खाली हो गया था। ठीक, अब दूसरा है जनता का आर्थिक शोषण। जब राजकोष रिक्त हुआ था तो फिर पैसा कहाँ से आएगा? जनता से ही ना आएगा। तो जनता से करों के माध्यम से उनका शोषण किया जाता था राजा के द्वारा। तो इस प्रकार जनता का आर्थिक शोषण होने लगा। जब धन का अभाव हुआ तो यह भी एक फ्रांस की क्रांति का मुख्य कारण था। और तीसरा, उच्च वर्ग करों से मुक्त। अभी आप
को मैं बताया हूँ कि फ्रांस में उच्च वर्ग और पादरियों पर कोई कर नहीं लगाया जाता था। इस प्रकार जो लोग करों का भार वहन करने में समर्थ थे, यानी वो दे सकते थे टैक्स, लेकिन उनको टैक्स नहीं देना था, जबकि साधारण जनता जो करों को देने की स्थिति में नहीं थी लेकिन उनको देना पड़ता था। यह असमानता फ्रांस की क्रांति का कारण बना। तो फ्रांस की क्रांति के कारण को हम लोग विस्तार से पढ़ चुके। इसमें कोई भी 2 कारण, 3 कारण, 4 कारण ऐसे पूछता है। यदि दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछे तो कई कारणों को हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक और है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि फ्रांस की क्रांति पर किन किन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लें कि फ्रांस की क्रांति पर जिन दार्शनिकों का प्रभाव पड़ा, देखिए आप स्क्रीन पे, ये पहले ये चित्र देखिए, ये हैं रूसो, ये रूसो का चित्र है, और ये हैं मॉन्टेस्क्यू, ये मॉन्टेस्क्यू हैं। तो आप चित्र को देख लीजिए और इन दोनों के नाम याद कर लीजिए कि फ्रांस की क्रांति पर रूसो और मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव पड़ा। एक प्रश्न तो यह हल हो गया। अब बहुत संक्षेप में रूसो के बारे में। रूसो जो है फ्रांस का ही एक प्रसिद्ध दार्शनिक था, और उसकी पुस्तक थी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी पुस्तक का क्या नाम है? देखिए स्क्रीन पे यहाँ लिखा हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसको आप लोग याद कर लीजिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, इसके माध्यम से वो फ्रांस की क्रांति पर प्रभाव डाला था। और इसकी एक प्रसिद्ध जो है लाइन है जिसको परीक्षा में पूछा जा चुका है कई बार, कि ये बोला था कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होते हुए भी सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा है। तो इसको परीक्षा में ऐसे ही यह लाइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि अमुक या उपर्युक्त कथन किसका है। 4 दार्शनिकों के नाम दे देगा, उसमें रूसो भी रहेगा, तो बहुविकल्पी के रूप में भी इस प्रश्न को बनाया जाता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि फ्रांस की क्रांति पर 2 दार्शनिक रूसो और मॉन्टेस्क्यू का प्रभाव पड़ा, जो स्क्रीन पर इन लोगों का चित्र भी आप देख रहे हैं। रूसो की पुस्तक का नाम याद कर लीजिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो के कथन को भी याद कर लीजिए। दूसरा मॉन्टेस्क्यू, ये जो चित्र देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, मॉन्टेस्क्यू, इनकी पुस्तक का क्या नाम था? ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है आपकी परीक्षा में। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज, क्या? द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम है। तो इस प्रकार हम लोग आज इन 2 टॉपिकों का अध्ययन किए। फ्रांस की क्रांति के कारण, फ्रांस की क्रांति पर दार्शनिकों का प्रभाव, इनको हम लोग विधिवत जाने। फिर अगले पीरियड में आप लोगों को इसके आगे का पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।